जलसे, कभी इस्तीफे देने तो कभी लेने के दावे, कभी हुकूमत मुखालिफ मार्च का ऐलान तो कभी तहरीके अदम एतमाद लाने का ऐलान। अगर 31 जनवरी तक इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्च होगा। 31 जनवरी तक हुकूमत को मुस्ताफी होने की मोहलत है। इस समंदर को आज मैं इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दूं तो जाली वज़ीर-ए-आज़म याद रखे, उसको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। ऑपोजिशन के इस इत्तेहाद में किस जमात का क्या है एजेंडा, इस पर है एक सवालिया निशान। कहीं हुकूमत को गिराने का जोर है तो कहीं ऑपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। ब्रॉडशीट हो या फॉरेन फंडिंग केस, हुकूमत और ऑपोजिशन हर महाज पर हैं एक दूसरे के खिलाफ सफारा। नियाजी को हम निकाल सकते हैं मगर हमें सोच बदलनी होगी। जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। इमरान खान का भी फालूदा वाला निकलेगा। फॉरेन फंडिंग केस पानामा 2 बनेगा। आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आजम तस्लीम कर लिया है। मुझे फजल रहमान की फिक्र है, बंद गली में जा रहा है और ये जनाजा पढ़ के छोड़ता है। इस सियासी शोर में अवामी मसाइल का नहीं है किसी को ख्याल। आसमान को छूती कीमतों ने किया अवाम की नाक में दम। पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती हुई कीमतें हों या यूटिलिटी बिल्स या अशिया खुरोनोश की कीमतों का तायुन, कर्ज महंगाई में पिसी अवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। अवामी मसाइल हल करने की तरफ ना तो हुकूमत की कोई तवज्जो नजर आती है और ना ही ऑपोजिशन को ख्याल। ऐसे में अवाम बस पूछती है एक सवाल, महंगाई क्यों हो रही है, कब कम होगी और इसका जिम्मेदार कौन है? है कोई जो सुनेगा और हल करेगा इनके मसाइल को? क्योंकि अवाम को नहीं मिल रहा नया पाकिस्तान, ना रोटी, ना कपड़ा और ना ही मकान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूं सादुल हसन। नाज़रीन, आज 31 जनवरी के गुरूब आफ्ताब के साथ ही पीडीएम की जानिब से हुकूमत को दी गई एक और डेडलाइन भी खत्म हो गई है। हुकूमत ने तो इस्तीफा ना दिया, अलबत्ता पीडीएम इत्तेहाद का वजूद और बयानिया बारहा सवालात की जद में रहा। असम्बलियों को नाजायज और इंतखाबात को गैर शफाफ करार देने वाली पीडीएम ने अवाम को हुकूमत के मुजालिम से निजात दिलाने का दावा किया और अब उन्हीं असम्बलियों में उसी तरीका इंतखाबात के तहत ज़िमनी और सेनेट इलेक्शन लड़कर शामिल होने जा रही है। दूसरी जानिब अवाम को पहले 100 दिन में वाज़ेह तब्दीली के साथ नया पाकिस्तान बनाने का ख्वाब दिखाने वाली हुकूमत ने गुज़श्ता 2 माह में 3 मरतबा पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के बाद अब चौथी मरतबा अवाम की चीखें निकलवाने की तैयारी कर ली है। 2.5 साल में दरपेश तमाम मुश्किलात की वजह साबिका हुकूमतों को करार देकर यह तस्लीम किया गया कि जो इस्लाहात लानी चाहिए थी वो नहीं लाई जा सकी। चोरी, करप्शन, ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग के शोर में अवाम दुहाई देती है कि बाहर गया पैसा वापस आए ना आए, कम से कम हमारी जिंदगी में सुकून तो वापस आए। और आज इसी सवाल का जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे कि सियासत के इस शोर में अवाम की जिंदगी में कब आएगा। कुछ सवालात हैं जो हम आज अपने पैनलिस्ट के सामने रखकर उनका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले उन सवालात पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल को छोड़कर सियासी मसाइल पर ज्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई की जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है या फिर साबिक हुकूमतों को इसका जिम्मेदार करार दिया जा सकता है। फिर बात करेंगे 31 जनवरी ऑपोजिशन की हुकूमत को दी गई डेडलाइन खत्म हो गई, अब क्या होगा ऑपोजिशन का अगला कदम। इस पर बात करने के बाद हम रुक करेंगे ब्रॉडशीट और फॉरेन फंडिंग केस का और सवाल करेंगे किसको ज्यादा खतरा है, हुकूमत को या फिर ऑपोजिशन को। और सबसे आखिर में बात करेंगे करप्शन फ्री पाकिस्तान का नारा लगाने वालों के दौर में करप्शन कैसे बढ़ गई। ये वो अहम 5 सवालात हैं जिन पर हम आज की इस ट्रांसमिशन में बात करेंगे। लेकिन चूंकि आज की इस ट्रांसमिशन और हमारी तमाम ट्रांसमिशंस का ताल्लुक अवामी जिंदगी और अवामी मसाइल के साथ होता है, तो मौजूदा हुकूमत की पॉलिसीज, ऑपोजिशन की हिकमत अमली और मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से अवाम क्या राय रखती है, यही सवाल लेकर हम अवाम के पास गए। उनका क्या कहना है आपको सुनाते हैं। खान साहब से जो उम्मीदें थी अवाम को हुकूमत में आने के बाद, क्या वो पूरी हो रही हैं या फिर मसाइल बढ़ रहे हैं? सबसे ज्यादा ये गरीब आदमी देखे ना,
इसका मसाइल मैं और आप किसी न किसी तरह से सफ़ेद पोशी कायम रख सकते हैं, वाइट कलर पूरे कर लेंगे, लेकिन ये मर रहा है। अपोजिशन जो तहरीक चला रही है आपके लिए कहती है वो सड़कों में निकली हुई है। अपोजिशन से कोई गर्ज नहीं है, मुझे 3 वक्त की रोटी से गर्ज है बस। क्या ख़वातीन मौजूदा हुकूमत से खुश हैं या फिर शॉपिंग करते हुए अब आपको बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है? जी बहुत ज़्यादा ही सोचना पड़ रहा है कि क्योंकि हम ख़वातीन जो है हर चीज़ लेना पसंद करते हैं, तो हम हर चीज़ लेने जब जाते हैं तो इतनी कीमतें बढ़ गई, इतनी कीमतें बढ़ गई, हमारा हाथ रुक जाता है। क्या खान साहब अभी भी नौजवानों के वज़ीर आज़म हैं या नौजवान कुछ नाराज़ हुए हैं उनसे? अब नौजवान नस्ल भी ना बिल्कुल उनसे नाराज़ हो गई है, क्योंकि गरीब बंदों को देख लें, गरीब बंदों की बात कर लें। उन्होंने कहा था गरीब बंदे बिल्कुल ख़त्म, सही कहा था उन्होंने, गरीब बंदे बेचारे ख़त्म ही हो गए हैं बिल्कुल। अब मैं मेरी फार्मेसी है, मैं फार्मासिस्ट हूँ, कसम से बस हर दिन 200-300% रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं। अपोजिशन जमातें फिर आपके मसाइल के हल के लिए सड़कों पे निकली हैं या सिर्फ हुकूमत को तंग करने के लिए और अपनी सियासत के लिए? मेरे ख्याल से कि वो अपने हमारे मसाइल के लिए निकली हुई हैं, क्योंकि गरीब तबका बिल्कुल तंग आ चुका है अभी। इमरान खान साहब ने जो कौम से वादे किए थे कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो तब्दीली लेकर आएंगे, महंगाई ख़त्म हो जाएगी, 2.5 साल तकरीबन हो चुके हैं इस हुकूमत को, वो वादे पूरे होते नज़र आ रहे हैं आपको? अभी तक तो नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि हमारी जो पहली जो हुकूमत थी उसने काफ़ी कर्जे लिए हुए हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन मुझे लगता है इमरान खान कुछ न कुछ करेंगे हमारे लिए। अपोजिशन तहरीक चल रही है, पीडीएम के लीडर सड़कों पर निकले हैं, आप क्या समझती हैं, क्या वो नया पाकिस्तान नहीं बनने देना चाहते क्योंकि वो अच्छा नहीं होगा, या फिर वो अपनी सियासत के लिए निकले या वो आपके लिए निकले हुए हैं? वो तो अपने लिए ही निकलते हैं, हमारे लिए कौन निकलता है? अपोजिशन जो पीडीएम की सूरत में एहतजाजी तहरीक चला रही है, क्या ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है? असल बात ये है ना कि ये हुकूमत इमरान खान ठीक है, उसकी जो कमीना वो ठीक नहीं है। टीवी के आगे ऐसे ऐसे लफ्ज़ बोलते हैं, वो चोर है, ये चोर है, वो चोर है, ये नहीं कहना चाहिए, ये इनको नहीं कहना चाहिए, इनको काम करना चाहिए कि इनको हमारे तरफ ध्यान करना चाहिए। साढ़े ध्यान कर रहे नहीं, ये अपने लुटमार करने चक्कर वो आगे फलाना आगे नहीं। जो उम्मीदें वाबस्ता थी खान साहब से वो पूरी हो रही हैं? उम्मीदें खत्म। मौजूदा हुकूमत ने क्या कारोबारी तबके के या दीगर तमाम अवाम के मसाइल हल किए हैं किसी हद तक, या फिर कुछ उम्मीद है आपको कि करेंगे आइंदा भी? बहुत मुश्किल है जी, हालात ऐसे हो गए हैं कि ताजर अंदर से रो रहे हैं, कारोबार बिल्कुल नहीं है, और ये हुकूमत जब से आई है ताजरों को बहुत नुकसान हुआ है। यहाँ ताजर का ये हाल है कि ताजर अंदर से रो रहा है, ताजर कह रहा है बस ये हुकूमत से हमारी जान छूट जाए। तो मौजूदा हुकूमत आम लोगों को रिलीफ देने की बात करती है कि जी महंगाई पे भी कंट्रोल करेंगे, आम लोगों को रिलीफ देंगे, आपके घर का बजट कितना मुतासर हुआ है? मेरी बजट बहुत ज़्यादा मुतासर है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, इसलिए कि पहले 50,000 में अगर 2-4-5 बंदों का गुजारा होता था, अब 1 लाख में नहीं हो रहा है। खान साहब का ये दावा है कि आम लोगों के लिए वो रिलीफ लाने के काम कर रहे हैं। जब शॉपिंग करने आप जाती हैं या जब घर के दीगर खर्चे पूरे करने होते हैं, कितनी परेशानी होती है बजट मैनेज करने में? बजट तो पूरा ही नहीं होता है, चाहे घर के एक बंदा काम कर रहा है, 2 कर रहे हैं, अब हम दोनों मियाँ बीवी जो काम कर रहे हैं, तो फिर भी बड़ी मुश्किल से, हालांकि हमारे नवाज शरीफ के दौर में मतलब ईज़िली हर चीज़ मैनेज हो जाती है। तो अब तो मैं टमाटर लेने के लिए जाती हूँ तो 100 रुपीज़ का सुन के तो मैं पाव टमाटर लेती हूँ तो घर आ जाती हूँ। क्या मौजूदा हुकूमत से उम्मीदें जो लोगों को वाबस्ता थी, क्या पूरी करने में कामयाब हुई है? नहीं हुई बेटे। क्या मसाइल देख रही हैं आप खान साहब की हुकूमत में? महंगाई सबसे ज़्यादा है, और जो पकड़े हुए हैं बंदे, उनका आगे पीछे कोई पता नहीं चल रहा, बस कह रहे हैं पकड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा सबको अंदर करूंगा, ये वो बस अंदर ही कहिए, आगे से नखेड़ा नहीं निकला। वो जो पैसा ले गए हैं लूट के वो वापस लाए ना। तो जो पैसा ले गए हैं वो तो सड़कों पे निकले हैं कि तहरीक चला रहे हैं अपोजिशन की, और कह रहे हैं वो आपके लिए निकले हुए हैं, आप भरोसा करती हैं? नहीं निकले हुए, नहीं वो भी नहीं निकले हुए हमारे लिए। इमरान खान खुद कहता है ना कि मैं ईमानदार हूँ, लेकिन ईमानदार होगा अल्लाह को पता ही है तो, लेकिन उसकी टीम सारी गलत है। नौजवानों को बहुत उम्मीदें थी इमरान खान साहब से, अभी भी वो उम्मीदें कायम हैं या कुछ डगमगा गई हैं? ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो वो दिखे हैं, वो कहते हैं ना ऑल दैट लीडर्स आर नॉट गोल्ड, कंफर्म हो गया कि वाकई में ही रियली डिसअपॉइंटेड अस। लाइक नौजवान ने किसी के बारे में आप बात करें, कोई भी एज ले लें, लाइक कहा क्या था और दिखे क्या है, सॉरी। मौजूदा हुकूमत से जो हमें उम्मीदें थी, 2.5 साल तकरीबन होने वाले हैं, क्या उम्मीदें अभी भी कायम हैं आपकी? हमारी तो कायम ही है, इसीलिए उसके लिए दुआ की थी हमने कि अल्लाह उसे कामयाब करे, कम से कम अच्छा वज़ीर आज़म हमें मिला है। आई समझ में, हम अपना घर नहीं चला सकते, घर के अंदर होते हैं, किसी की कोई फरमाइश किसी को, तो वो पूरा मुल्क चला रहा है, वो उसी की हिम्मत है। बिगड़ा हुआ पहले ही पाकिस्तान उसको मिला, उसे मिला क्या है?
लूटा फूटा पाकिस्तान, उसे ठीक करने में टाइम लगे। तो ऑपोजिशन जमातें जो अभी तहरीक चला रही हैं पीडीएम की, वो कहते हैं कि उन्होंने आपको महंगाई से आपकी जान छुड़ानी है, इसलिए वो इमरान खान के खिलाफ सड़कों पे निकले हैं, तहरीक चला रहे हैं। भरोसा करती हैं उन पे आप? नहीं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। वो तो ऐसी ही बोलती रहती हैं, जो उनके दिल में आएगा बोलेंगे, हम नहीं कर सकते। पीटीआई की हुकूमत या फिर पीडीएम की ऑपोजिशन, आपके नज़दीक अवामी मसाइल पर फोकस किसका है और सियासत कौन कर रहा है? देखिए जी, पीडीएम जो सी है वो तो सियासत कर रही है। उन्होंने तो 35 साल इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी की है, तो पहले तो वो ये बताएं वो 35 सालों के अंदर उन्होंने पब्लिक के साथ कौन सी भलाई की है, कौन सा ऐसा काम किया है कि जिसके ऊपर वो आज दोबारा आवाम को बेवकूफ़ बना के रोडों पे पब्लिक को लाना चाहते हैं ना। मौजूदा हुकूमत ने हुकूमत में आने से पहले जो आपसे वादे किए थे, क्या अब तक वो पूरे होते नजर आ रहे हैं आपको? कोई भी नहीं, कुछ वादा नहीं हुआ, कुछ वादा नहीं आया। सब बिल इतने आ गए, उन्होंने बिल साड़ा था हैं, लेकिन उस बारे में कोई बंदा बात नहीं कर रहा है कि यार आपने ये खुद बिल कितने मसले किए, लेकिन महंगाई लोग कारोबार छोड़ के चले गए, भीख मांगने लगे। ऑपोजिशन, क्या आपकी उम्मीदें ऑपोजिशन के साथ हैं या वो भी सिर्फ सियासत कर रही है? वो भी सियासत ही है, बस झूठे वादे, झूठी बातें, झूठियाँ करने, बस अपने सब चक्करों में लगे हैं। अपना चक्कर पूरा होता है, भाग जाते हैं। अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, उम्मीदें वगैरह पूरी की है। हालांकि हम भी शेख के साथ है, हमने भी इमरान खान को वोट दिया है, मगर अभी तक वो सूरत हाल नज़र नहीं आई अभी बिल्कुल। जो से उन्हें वादे किए थे अभी तक पूरे नहीं, गरीब हम रो रही है अभी तक। मौजूदा हुकूमत को तकरीबन 2.5 साल पूरे होने वाले हैं, आपके मसाइल कुछ हल हुए हैं या फिर बढ़ गए हैं? सर, आवाम के मसाइल तो बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई और जितनी ज़्यादा हो रही है, गरीब आवाम तो बिल्कुल परेशान है। अच्छा भला कारोबार अब लोग बिल्कुल ख़त्म हो गया है, लोग दुकानदार वैसे ही बैठे होते हैं, और क्या नाम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो जो पीडीएम की ऑपोजिशन की जो तहरीक है, क्या वो हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है या फिर वो तहरीक ऐसी खत्म हो जाएगी? हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है उस सूरत में जब लोग बाहर निकले। अभी लोगों का वो टेम्पो नहीं है जिस तरह के आम जैसे जुलूसों में होता है। जी, अपनी राय आपने मुलाहिजा की, अवाम क्या रद्द-ए-अमल देते हैं और उनकी राय क्या है, हमने आप तक पहुंचाई। अब इन्हीं तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एंकर पर्सन तज्ज़ियाकार डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार, जबकि हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने। आप दोनों गेस्ट का बेहद शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब, 31 जनवरी आ गई है, जाने भी वाली है, इस्तीफे कब दे रहे हैं? देखिए, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये जो अपोजिशन की लीडरशिप है ये सियासी नाबालिगों के हाथ में है, और ये एक दिन कहते हैं हम रिज़ाइन करेंगे, दूसरे दिन कहते हैं हम लॉन्ग मार्च करेंगे, तीसरे दिन कहते हैं धरना करेंगे, और सिर्फ एक पॉइंट है कि किसी तरीके से हमारे जो केसेस हैं जो नवाज शरीफ और जरदारी साहब पे बने हुए हैं उनमें रिलीफ किस तरह से मिल जाए। और जाहिर है कि ऐसी जो गैर इखलाकी तहरीक है उसको अवाम की सपोर्ट कैसे हासिल हो सकती थी, लिहाजा उनको अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं हुई, इस्तीफे उन्होंने कहाँ देने थे, सारे इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर मारिया, अवाम की सपोर्ट हासिल नहीं हुई, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, और गवर्नमेंट का नैरेटिव भी ये है कि इनके जलसे नहीं जलसियाँ होती थी। फिर 31 जनवरी की डेडलाइन देना, क्या ये रियलिस्टिक था या आइडियलिस्टिक था या पॉलिटिकल डेडलाइन थे? मेरा ख्याल है ना आइडियलिस्टिक था ना रियलिस्टिक था। इसमें हुआ ये है कि आज भी हम याद कर रहे थे, कल आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब की स्टेटमेंट सुनी होगी, जो उन्होंने तौजीह दी, मुझे बड़ी उस पर जो है वो हंसी आई। पहले कहा गया कि मौसम साजगार नहीं था, फिर उन्होंने कहा जी वो जब हम बैठे तो फिर हमें पता चला कि अगर हम सिंध हुकूमत ख़त्म भी कर देते हैं तो तब भी जो है वो हुकूमत का जो है वो ख़त्म नहीं होगी वगैरह वगैरह। सो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या आप लोग इतने, आपके पास लीगल माइंड्स हैं, इतने आपके लीगल एक्सपर्ट्स हैं, आपकी प्लानिंग इतनी ख़राब थी कि आपको पता ही नहीं था कि मौसम भी ख़राब होगा, आपको ये नहीं पता था कि हुकूमत नहीं जाएगी? लगता है असल में मेरा ख्याल है फवाद चौधरी साहब बेहतर बताएंगे। फवाद साहब, लगता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो इधर उधर कहीं हो गई है। मौलाना साहब का जो इन्हिसार था वो सारा पीपल्स पार्टी पे था। पीपल्स पार्टी ने सोचा कि हम अपनी हुकूमत जो है वो क्यों हम उसका जो है वो तख्ता उल्टाएं, क्योंकि फिर उनके केसेस वगैरह वगैरह प्रॉब्लम्स उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। प्रॉब्लम वहाँ आई है, क्या कहेंगे फवाद साहब? देखिए, बात ये है कि कोई भी लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं वो अपने स्टेक्स के ऊपर खेलते हैं। अब पीपल्स पार्टी का स्टेक जाहिर है कि सिस्टम में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद PMLN का है, और फजलुर रहमान साहब का तो चूंकि कोई स्टेक नहीं है। 1300 हल्कों में इलेक्शन होते हैं, 1200-1300 हल्कों में फजलुर रहमान साहब की पार्टी टोटल 50-55 हल्कों में इलेक्शन में हिस्सा भी लेती है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सिस्टम में उनका स्टेक का कोई शेयर जो है बहुत छोटा है।
उसके बाद जो PMLN है, PMLN के अंदर भी मरियम नवाज और नवाज शरीफ तो पार्लियामेंट से बाहर हैं, लेकिन जो लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं उनका स्टेक तो बड़ा ज़्यादा था, लिहाजा वो क्यों हमायत करेंगे मरियम साहिबा के स्टेटमेंट की। और इसी तरह से पीपल्स पार्टी का जिस तरह आपने कहा कि वो पीछे हट गए, तो ना सिर्फ पीपल्स पार्टी पीछे हटी बल्कि PMLN के अंदर भी उनको रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला। आपने देखा ही मुर्तज़ा अब्बासी ने और दूसरे जो कैप्टन सफदर के भाई हैं, हालांकि उन्होंने रिजाइन किया, तो उन्होंने मरियम नवाज ने तो पूरा जोर लगाया कि आप जाके कहते हैं स्पीकर को कि इस्तीफे हमने दिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने वापस मरियम की बात नहीं मानी। लिहाजा जब भी आप इस तरह का करेंगे तो आपको अपनी जो समझिए कि जो स्टेक्स हैं उनको जहन में रख के एनालिसिस करना चाहिए। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आपने भी कुछ अर्सा पहले ये बयान दिया था कि इंसाफ में हमें जो इस्लाहात लानी चाहिए थी उस तरह से नहीं आ सकी। खान साहब भी मुतादिद मरतबा ये बयानात देते रहे हैं कि जो जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया जा सका। फिर आपके नाराज़ अरकान भी अभी रिसेंटली ये कह रहे हैं कि ख़ासतौर पर पंजाब में PTI अपने नज़रिए इसके मुताबिक काम नहीं कर रही। तो एक जानिब आप ये एतराफ़ात करते हैं, दूसरी जानिब अपोजिशन भी ये कहती है कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, तो फिर इन दोनों बयानात में फ़र्क कहाँ पर है? तो फ़र्क यह है कि इमरान खान की और हुकूमत की तो पूरी नीयत है डिलीवर करने की। हम तो उन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की बात करते हैं जो कि डिलीवरी में हाइल है। मिसाल के तौर के ऊपर ये हम जो अगर आप बात करें कि सर्विसेज की, फॉर एग्जांपल उनमें बेहतरी अगर नहीं आई, अगर आप सुबह हम स्कूल जाते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है, बच्चे स्कूल में टीचर नहीं है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आपने सड़क नहीं सही, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। अगर आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। पुलिस कोऑपरेट नहीं कर रही, प्रोवेंशियल प्रॉब्लम है। तो हुआ क्या है, 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड के बाद जिस किस्म का ढांचा हमने पाकिस्तान में खड़ा कर दिया है, उसमें आपकी जो डिलीवरी है उसके अंदर बहुत बड़ी एक गैप्स है। अभी भी आपने देखा कि जब वीट का क्राइसिस आया तो क्यों आया, इसलिए आया कि सिंध हुकूमत ने बावजूद वफाकी हुकूमत की कई जो यादाश्तें थी उनके बावजूद पहले गंदम नहीं खरीदी और फिर वक्त पर रिलीज नहीं की। लिहाजा अब भी इस वक्त भी कराची में जो कीमत है वीट की, आटे की कीमत जो है वो बाकी इवन KP और पंजाब से भी ज़्यादा है। और उसकी वजह यह है कि आपका जो सूबा है उसका जो फ्रेमवर्क में, और आपने देखा ही है कि जो सिंध के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कहा मैं तो प्राइम मिनिस्टर को जवाब दे ही नहीं हूँ। तो आपकी फेडरेशन का क्या हाल है इस वक्त? अगर इसका मतलब ये है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल और आपको लीगल फ्रेमवर्क जो है उसमें बेपनाह खामियां हैं जो आप जो इसकी मौजूदगी में डिलीवरी में बहुत प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा फवाद चौधरी साहब हमारे साथ ही रहेगा। यहाँ पर रहनुमा पीपल्स पार्टी नबील गबोल साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी हम को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया नबील गबोल साहब वक्त देने के लिए। सर 31 जनवरी तो गुजर चुकी है और ज़ाहिर है हुकूमत ने इस्तीफे नहीं दिए और अब पीपल्स पार्टी की जानिब से कुछ अरसे से तहरीक अदम एतमाद की तजवीज़ सामने आ रही है। अब सर जब पीपल्स पार्टी खुद ये कहती है कि ये वज़ीर आज़म आइनी नहीं हैं, सिलेक्टेड हैं, पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब ये कहते हैं, तो तहरीक अदम एतमाद तो आइनी वज़ीर आज़म को हटाने का आइनी तरीका है। तो अगर आप तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप मान रहे हैं कि ये वज़ीर आज़म आइनी है इसलिए वो आइनी तरीका इख्तियार कर रहे हैं आप। बड़ा अजीब सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि देखिए, एक तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमने कभी नहीं कहा कि 31 जनवरी तक हम इस्तीफ़ा दे देंगे। हमने कहा था 31 जनवरी तक जो है इस्तीफ़ा लेंगे और उसके बाद का लाएमल जो है हम बताएंगे कि तहरीक जो है हमारा लॉन्ग मार्च जो है हमारा कब शुरू होगा। और वो 4 तारीख को PDM का बड़ा अहम इजलास है और उस अहम इजलास के अंदर ये सारे जो है चीज़ें तय हो जाएंगी। जहाँ तक आपने जो सवाल किया तहरीक अदम एतमाद का, देखें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान के 3 अलग अलग जमातें हैं और ज़ाहिर अलग अलग राय भी होंगे। उनकी कुछ और राय थी शुरू से मौलाना फजल रहमान और PML नून के कि हम पहले इस्तीफ़ा दें। पीपल्स पार्टी की राय ये थी कि हम पहले इस्तीफ़ा ना दें, हम पहले तहरीक चलाएं और आखिरी रिजॉर्ट जो होगा वो इस्तीफ़ा होगा कौमी असम्बली से और सूबाई असम्बली से। अब जब हम समझते हैं कि तहरीक अदम एतमाद की आपने बात की, तो हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं
क्योंकि हम उनको ओपन फील्ड रखना नहीं चाहते। हम इसलिए सेनेट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और हम बिलीव करते हैं, हम आज भी ये बिलीव रखते हैं कि हम सेनेट के इलेक्शन में पीटीआई से ज़्यादा सेनेट की सीटें उठाएंगे, सेनेट हम इनको लेने नहीं देंगे। इस वजह से हम सेनेट का इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उसके बाद जो है ये तहरीक चलेगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह जरदारी साहब ने कहा कि इस सब तहरीक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये हुकूमत अपने वज़न से ख़ुद गिर जाएगी। तो अब आने वाले वक्त में आपको पता चलेगा कि 4 तारीख को बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है पीडीएम का और उसमें ये फैसला होने जा रहा है। अदम एतमाद की तहरीक भी ज़ेर बहस आएगी अगर पीडीएम समझती है और मौलाना फजल रहमान साहब और दूसरी जमातें ये समझते हैं। तो हमारी तैयारी है, हमारा होमवर्क तैयार है। हम समझते हैं कि हम कल चाहें तो कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हम डाल सकते हैं। जी अच्छा, एहसन इकबाल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया एहसन साहब वक्त देने के लिए। सर, नबील कबूल साहब की गुफ्तगू भी आपने मुलाहिजा की है। ठीक है, जब मुख्तलिफ पार्टीज होती हैं तो उनमें इख्तलाफ राय तो यकीनन एक फितरी अमल है भी, लेकिन पीडीएम के अंदर हम ये देखते हैं कि जो पीपल्स पार्टी की राय होती है उसे पहले पीपल्स पार्टी के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवाम तक पहुंचा देते हैं, फिर जब पीडीएम का सरबराही इजलास होता है तो पता चलता है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग और जेयूआई को कन्विंस कर लिया है। सेनेट इंतखाबात पर भी ये हुआ, इस्तीफे अभी ना देने पर भी ये हुआ। तो सर, तहरीकी अदम एतमाद पर भी क्या नून लीग रजामंद हो जाएगी, क्योंकि आपको रिजर्वेशन है नंबर गेम को लेकर? तमाम जमातें अपनी तजावीज़ पेश करती हैं और फिर एक खुली डिबेट होती है और फिर इत्तफाक के राय से फैसला किया जाता है। ये शायद कहना मुनासिब नहीं है कि मुस्लिम लीग नून सेनेट इंतखाबात की हामी नहीं थी और हमें किसी ने कन्विंस किया है। हम भी पाकिस्तान की एक बड़ी सियासी जमात हैं, हम भी सियासी सूझबूझ रखते हैं। हमें भी पता था कि अगर सेनेट के इंतखाबात को खाली छोड़ा जाएगा तो हुक्मरान इत्तेहाद उसमें 2/3 अक्सरियत लेके आइन के अंदर अपनी मनमानी तरामीम लेकर आ सकता है। तो लिहाजा जो सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेना है और उसके लिए फिर ज़िमनी इलेक्शन जिसमें कि सूबाई असम्बली के नशिस्तों के ज़रिए आप सेनेट में कामयाब होते हैं, उनमें हिस्सा लेना ज़रूरी है। तो ये पीपल्स पार्टी की भी अगर राय किया जाए तो मुस्लिम लीग नून की अपनी राय भी यही थी कि ये लिया जाए। तो हमें किसी ने इस पे कन्विंस नहीं किया, हम खुद अपनी सियासी सोच रखते हैं। जहाँ तक अदम एतमाद का ताल्लुक है, हम अगले सरबराही इजलास में यकीनन बहुत दिलचस्पी के साथ जानना चाहेंगे कि अगर पीपल्स पार्टी समझती है कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो सकती है तो उसके पास कौन से नंबर्स हैं, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद नंबर्स के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। इस वक्त जब तक के काफ लीग और MQM हुक्मरान इत्तेहाद का दिली तौर पे, मैं फिर जोर दे के कहूँगा, दिली तौर पे साथ नहीं छोड़ते और ये गारंटी नहीं होती कि वो सब जमातें जो आज नाराज़गी का इजहार कर रही हैं वो तहरीक अदम एतमाद में वोट भी करेंगी। तो उसका एक नुकसान ये हो सकता है कि अगर ये हुकूमत तहरीक अदम एतमाद बचा जाए तो वो फिर एक असाबी तौर पे, नफसियाती तौर पे अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसीलिए हमारे नज़दीक इस असेंबली के अंदर तहरीक अदम एतमाद के वक्त कोई काबिल अमल ऑप्शन नहीं है। पार्टीज़ को सबको सेनेट इंतखाबात के बाद यकसुई के साथ लॉन्ग मार्च में शिरकत करनी चाहिए और फिर अगर अपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर इस्तीफा देंगी तो फिर उनकी इतनी बड़ी तादाद है कि ये हुकूमत ज़िमनी इलेक्शन नहीं करा सकती, फिर आम इंतखाब ही होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि 4 तारीख को एक अहम इजलास होता है, उसमें तमाम जमातें अपनी अपनी तजावीज़ पेश करेंगी और पीडीएम की क़यादत जो भी काबिल अमल सूरत हाल है या जो ज़्यादा काबिल अमल तजवीज़ है उसके ऊपर फिर इत्तेफाक। ठीक है फवाद चौधरी साहब, अपोजिशन तो अभी भी पुरएतमाद है। एक तो अब तो उन्हें ये भी एतमाद है कि वो सेनेट में आपको अक्सरियत भी नहीं लेने देंगे। एक तो ये आपके लिए एक कंसर्न वाली बात आज सामने आ गई। फिर ये कि वो तो कहते हैं ज़िमनी इलेक्शंस नहीं, आम इंतखाबात ही होंगे, यानी 2020 छोड़ें, शायद 2021 आम इंतखाबात का साल हो जाए। देखिए, बात यह है कि अपोजिशन की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि ये तो अब हौसला देने वाली बात है। अपने लोगों को एक हौसला देना चाहते हैं कि अगले 3 महीने ठीक हो जाएंगे, नहीं उससे अगले 3 महीने ठीक हो जाएंगे, नहीं उससे अगले 3 महीने ठीक हो जाएंगे। तो असल में लोग ज़्यादातर अपोजिशन की तहरीक से ना को हमदर्दी रखते हैं, ना ही उनका कोई इनके मुतालिक कोई खुशफहमी है कि ये को डिलीवर कर सकते हैं। यानी आज तक मरियम नवाज ने
या PMLN के लीडर्स ने हमें ये नहीं बताया कि वो क्या काम है जो 30 साल में वो नहीं कर सके, जो आके अब वो करेंगे तो मुल्क ठीक हो जाएगा। जाहिर है कि इतनी दफ़ा ये हुकूमतों में आ चुके हैं, इतनी दफ़ा हुकूमतों में रह चुके हैं कि लोगों को इनके मुतल्लिक कोई खुशफहमी नहीं है। हाँ, गिले शिकवे हो सकते हैं, PTI की हुकूमत से भी गिले शिकवे हो सकते हैं, फलाना काम था, फलाना उस तरह से नहीं हो सका, लेकिन अब भी लोगों को उम्मीदें इमरान खान से ही जुड़ी हुई हैं और उम्मीदों का मरकज़ जो है पाकिस्तान का वो इमरान खान ही है। लिहाजा इनकी बातें अपने आप को हौसला देने के लिए तो सही है, इससे ज़्यादा इसकी कोई हैसियत नहीं है और ना ही ये कुछ कर पाएंगे। ठीक है, हुकूमत को तो अभी भी उम्मीद है कि अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन अब अपोजिशन क्या कर पाएगी, उसका एतमाद जो कायम है उसकी वजह क्या है और एहतसाब का बयानिया कहाँ पर खड़ा है, इस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि हम एहतसाब और जो ओपन बैलेटिंग के जरिए शफाफ इंतखाबात वाली बात है उसकी तरफ बढ़ें, एक पोल है, इस सवाल जो हमने अवाम के सामने रखा है, हम उसका नतीजा अवाम और गेस्ट के सामने रखेंगे। अब सवाल था कि क्या हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवामी मसाइल को छोड़कर सियासत पर है। 61% लोग ये नजरिया रखते हैं कि जी हाँ, हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो सिर्फ सियासत पर है, जबकि 39% लोग ये कहते हैं कि नहीं, हुकूमत और अपोजिशन की तवज्जो अवामी मसाइल पर है, सियासत पर नहीं है। ये वो सवाल था जो हमने अवाम के सामने रखा था और इसके नताइज भी हमने आप तक पहुंचा दिए हैं। अब एक मतलब फिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले कि सेनेट इंतखाबात पर हुकूमत और अपोजिशन का मौक़िफ़ लें, डॉक्टर मारिया, गवर्नमेंट भी ये कहती है कि शफाफ इंतखाबात होने चाहिए ओपन बैलेट के जरिए, क्योंकि खान साहब ने भी कहा रेट लगना शुरू हो जाते हैं। अपोजिशन को भी यही एतराज़ात हैं। आप क्या समझते हैं, अपोजिशन को मान लेनी चाहिए ये जो अब इस्लाहात पर अगर बहस होती है, आइन ऐवान में अगर आइनी तरमीम के जरिए ये आना चाहते हैं ओपन बैलेट पर, तो अपोजिशन को इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए अपने नैरेटिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कि हम भी चाहते हैं? अच्छा साथ, मुझे ना दोनों तरफ जो है, आई विल प्ले द डेविल्स एडवोकेट, मुझे दोनों तरफ जो है वो कॉल ऑफ फेल में ताज़ाद नज़र आता है। हुकूमत अगर कह रही है हम ओपन बैलेट से जाना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वेरी गुड, आप ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करना चाहते हैं, फिर इस टाइम पे MNAs MPs को आप 50 करोड़ का फ़ंड क्यों दे रहे हैं? बजट का टाइम भी नहीं है, ऑब्वियसली आपको वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप उस तरीके से कर रहे हैं, कान यहाँ से पकड़े वहाँ से पकड़े, बात तो एक ही है। अपोजिशन का ये कि एक तरफ आप कहते हैं कि जी वोट को इज्जत देनी है, दूसरी तरफ आप वोट चोरी का रास्ता जो है वो हमवार कर रहे हैं, तो कॉल ऑफ फेल में तो दोनों में ताज़ाद, दोनों के ताज़ाद नजर आता है। अच्छा फवाद चौधरी साहब, अगर आर्ग्यूमेंट ये है कि इलेक्शन में रेट लगता है, जिस तरह के खान साहब ने भी कहा कि जो सेनेटर पैसे दे के सेनेटर बना है, तो क्या गारंटी है कि वो पैसे नहीं कमाएगा, अवामी मसाइल का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा? तो फिर यही आर्ग्यूमेंट लोअर हाउस में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवार भी तो इसी आर्ग्यूमेंट के तहत गवर्नमेंट पार्टी को ज्वाइन करते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपका माइक शायद ऑन नहीं है, आपकी आवाज में। तो जो इलेक्शन है प्राइम मिनिस्टर का वो पहले ही ओपन है, लिहाजा वहाँ पे तो जो तमाम वोटिंग है वो ओपन होती है, लिहाजा जो आपका आर्गुमेंट है वो सही है कि लोअर हाउस पे भी यही अप्लाई होता है। तो फिर क्या इन तमाम इस्लाहात को अक्रॉस द हाउस नहीं आना चाहिए, सिर्फ सेनेट पे सिलेक्टिव क्यों किया जा रहा है गवर्नमेंट की जानिब से? नहीं, आप समझे नहीं। सेनेट का इलेक्शन जो है वो करती है सूबाई असम्बलियां और कौमी असम्बली, ठीक है। लिहाजा सेनेट के इलेक्शन में ये है कि पहले इस वक्त सीक्रेट बैलेट है, उसको हम कह रहे हैं ओपन बैलेट कर दें, ताकि जो सेनेटर जो इलेक्ट हो उनका पता हो कि वो उनको वोट किसने दिया। बिल्कुल सही। तो इससे पहले ये हो रहा है कि सेनेट के जो वोट है वो उसके ऊपर एलिगेशंस आते हैं कि बहुत ज़्यादा सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, और आपको याद होगा कि 20 लोग PTI ने अपनी पार्टी से निकाल दिए थे इस बात के ऊपर कि उन्होंने पैसे लिए थे और वोट जो है वो बेचा था। और उसके बाद मुख्तलिफ औकात में खुद PMLN और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उसकी क्लॉज 23 एग्जैक्टली वो भी यही कहती है कि जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन होना चाहिए। अच्छा नबील कबूल साहब, अपोजिशन को ये एतराज़ है कि ओपन बैलेट का मामला उसूली तौर पर तो ठीक है, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इलेक्शन में, लेकिन टाइमिंग ख़राब है, बदनीयती पर मबनी इस वक्त गवर्नमेंट का ये स्टेप है।
तो अगर उसूली तौर पर यह चीज ठीक है तो अभी भी इस पर ऑपोजिशन को रजामंदी जाहिर नहीं कर देनी चाहिए सर? देखिए, उसूली तौर पर तो मैं खुद इसका हामी हूँ और अभी से बहुत पहले से हूँ। मैं समझता हूँ कि सेनेट के इलेक्शन से ही सबसे ज़्यादा मैसिव करप्शन नज़र आती है, क्योंकि आपको पता है कि किस तरीके से वोट बिकते हैं। और ख़ुद इमरान खान के पिछले सेनेट के इलेक्शन में 20 MPs जो है वो बिके हैं KPK के अंदर। मैं पर्सनली इसका हामी हूँ, लेकिन बात यह है कि ये हो नहीं सकता है ओपन बैलेट। इसलिए नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ सेनेट के इलेक्शन में एक वोट नहीं देते, आपका पॉइंट्स भी काउंट होता है। आपके उस पॉइंट से जो है सेनेटर्स इलेक्ट भी होते हैं। आप कितनी दफ़ा हाथ उठाएंगे खड़े होकर, तो वो उसके लिए आपको अमेंडमेंट पड़ेगा बिल के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि सीक्रेट बैलेट होगा सेनेट के इलेक्शन के अंदर। हम तो यही चाहते थे कि जनरल इलेक्शंस के अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम मौजूदा हुकूमत ने वादा भी किया था, इमरान खान ने ये बात भी की। नबील कबूल साहब, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए अगर आपको बुलाया जाता है ऐवान में, तो फिर आप हिमायत करेंगे इसकी? अगर आईनी तरमीम के लिए आपको बुलाया जाता है ऐवान में तो? देखिए, इस वक्त मैं समझता हूँ कि टाइम बहुत कम रह गया। मैं समझता हूँ ये तो कह रहे हैं कि इलेक्शंस को ये फरवरी में कराने के चक्कर में, लेकिन ये वो भी नहीं करा पाए अभी तक। सुप्रीम कोर्ट में इनका पिटिशन दाखिल है, उस पर कोई फैसला नहीं आया। अभी टाइम बहुत कम है, ये हो नहीं पाएगा। तो इसलिए जो सिस्टम चल रहा है उस पर चलने दें। और मैं पूरा उम्मीद हूँ, क्योंकि इनको देखिए ख़तरा है कि इनके अपने MPs जो हैं और इनके अपने MLAs जो हैं इनके साथ दगा करेंगे। इसलिए हम तो ख़रीद नहीं रहे MPs को, ये अभी से ही अपने जो है पार्लियामेंटेरियंस को खरीद रहे हैं 50-50 करोड़ रुपया डेवलपमेंट फंड देकर। और आप देखें जो पार्टी का सरबराह कह चुका है अपने पार्लियामेंटेरियंस को खरीदा जा रहा है। टाइम कम है, एहतसाब का भी मामला है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत पाकिस्तान ने एहतसाब का नारा लगाया। PTI एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड करने के नारे पर इक़्तिदार में आई। अपने भी जो पार्टी के लीडर्स थे, मुख्तलिफ पार्लियामेंटेरियंस थे, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ हुई। लेकिन अब सवाल ब्रॉडशीट की तहकीकाती कमीशन पर आकर रुक गया। जब तहकीकाती कमीशन एक रुकनी बनाया गया और उसकी सरबराही भी एक ही रुकन जस्टिस रिटायर्ड अजमत शेख साहब को सौंप दी गई। अब इस पर अपोजिशन की जानिब से भी सवालात उठ रहे हैं और ओवरऑल भी इस कमीशन की तश्कील की नीयत पर भी सवाल उठ रहे हैं। नबील कबूल साहब, क्या समझ रहे हैं आप? अपोजिशन की बुनियादी आर्गुमेंट क्या है? क्यों जस्टिस अजमत शेख साहब से आपको इख्तलाफ है बतौर उनकी इस कमीशन की सरबराही और इस कमीशन में शामिल होने पर? मेरे ख्याल में शायद मैं अभी स्क्रीन मेरे सामने नहीं है, लेकिन एहसन इकबाल साहब से अगर ये सवाल करते तो बेहतर होता। नबील कबूल साहब, एहसन इकबाल साहब हमारे साथ अभी मौजूद नहीं है, तो अपोजिशन का नैरेटिव फिर आपसे ही हम लेना चाहेंगे, क्योंकि एहसन इकबाल साहब नहीं है हमारे साथ अभी मौजूद। तो ये हाँ, इसलिए ये सवाल बनता है, यही मुस्लिम लीग के लिए बनता है, क्योंकि उनको एतराज़ है। और चूँकि हम मुस्लिम लीग के साथ PDM में शामिल हैं, तो हमें टो करना पड़ता है। जाहिर है कि जो उनको एक एतराज़ है जस्टिस अजमत सईद, क्योंकि वो समझते हैं पनामा के अंदर मेन उनका जो है जो वर्डिक्ट आया है वो खुद पीपल्स पार्टी को एज एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल पार्टी एतराज़ नहीं है जस्टिस अजमत शेख साहब से। मैंने कहा ना कि चूंकि मुस्लिम लीग नून को एतराज़ है, तो इसलिए हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस बात के ऊपर। और हम समझते हैं कि अगर कोई कंट्रोवर्शियल फिगर होता है किसी कमीशन का सरबराह, तो उसको नहीं रखना चाहिए। अगर उस पर उंगलियां उठी हुई हैं या उठती हैं या उठ रही हैं, तो उनको तब्दील करना चाहिए, ताकि कल को अगर किस कमीशन की रिपोर्ट अगर आती है, हम उसके ऊपर मैं समझता हूँ इंडोज हम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले ही से अगर वो कंट्रोवर्शियल फिगर है तो उसको चेंज करना चाहिए। ठीक है, फवाद चौधरी साहब, कंट्रोवर्शियल फिगर हैं, उनके स्टेक्स, क्योंकि वो भी उस दौर में नैब का हिस्सा थे जिस दौर की उन्होंने तहकीकात करनी है, तो फिर उनका कमीशन को हेड करना और सिर्फ उन्हीं का कमीशन में होना, क्या जानिबदार रह पाएंगे तहकीकात से? अच्छा, पहली बात तो ये है कि वो उस दौर में हिस्सा नहीं थे नैब का जब ये ब्रॉडशीट का मामला जो है वो चल रहा था। वो उन्होंने नैब को उसके बाद ज्वाइन किया था।
और वो भी एज अ स्पेशल प्रोसिक्यूटर ज्वाइन किया था। उनका कोई फंक्शन नहीं था, एग्जेक्टिव फंक्शन नहीं था। जैसे आप वकील हायर करते हैं मुख्तलिफ केसेस के लिए, वैसे ही उनको जो है वो, चूँकि वो एक बड़े वकील थे अपने दौर के, तो उनको केसेस में हायर किया गया था। दूसरी बात यह है कि ये जो आपने कहा कि चूँकि वो एक कंट्रोवर्शियल है, तो कंट्रोवर्शियल तो एक प्लान के तहत किया जाता है। जो भी शख्स तहकीकात करता है नैब के केसेस के इनके खिलाफ, उनको प्लान के तहत कंट्रोवर्शियल किया जाता है, चाहे वो GIT हो, चाहे वो पनामा का बेंच हो, चाहे वो जज हो। ये तो अपने जाती लगाए हुए जजों के अलावा किसी और के ऊपर तो इनका एतबार ही नहीं है। तो ये इफ्तिखार चौधरी हो, मलक कीम हो, सदर तारड़ हो, उसके अलावा तो इनका कोई जज है ही नहीं जिसके ऊपर ये एतबार करते हो, क्योंकि इन्होंने मुसलसल एक प्लानिंग के तहत तमाम उन इदारों को, चाहे वो नैब का इदारा हो, चाहे वो GIT हो, चाहे फौज हो, चाहे जुडिशरी हो, एक प्लान के तहत उनके खिलाफ कैंपेन्स बनाई जाती हैं और चलाई जाती हैं। और यही एग्जैक्टली जो है दोबारा PMLN ने किया है। उन्होंने अजमत सईद जैसे बड़े जज के खिलाफ एक कैंपेन की, एक प्लान कैंपेन की है, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी डॉक्टर मारिया, मेरा एक सवाल है फवाद चौधरी साहब के लिए। फवाद साहब, आपने ऑब्वियसली ये जो TORs हैं ये देखे हैं, इसके जो कमीशन के हैं। अब नंबर 1 और 2 जो हैं वो दोनों अगर आप देखें, सिलेक्शन की बात हो रही है कि किस तरह ब्रॉडशीट को सिलेक्ट किया गया या अग्रीमेंट्स ब्रॉडशीट के साथ किस तरह किए गए, उसमें अब जिन साहब ने अग्रीमेंट्स किए वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, वो हयात ही नहीं है। फ़ारूक आदम साहब नहीं हैं, साथ ही साथ जनरल अमजद, आप हाँ ठीक है जनरल अमजद इस वक्त हयात हैं, लेकिन इस सब में अगर आप ये देखें तो 1 और 2 अगर आप देखें तो लॉपसाइडेड नहीं हो जाएगा। आप किस तरह एसरटेन करेंगे? इट विल बी वंस वर्ड अगेंस्ट द अदर। फिर उसके बाद अगर आप देखें जो 3 और 4 जो आपका है इसमें, वो कैटेगोरिकली बात करता है कि जी पेमेंट्स किस तरह की गई, क्या मोरक़ात थे जिसकी वजह से पेमेंट्स की गई। पेमेंट्स जब की गई तो उस वक्त विद द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द टाइम हु वाज परवेज़ मुशर्रफ। क्या परवेज़ मुशर्रफ साहब इस पूरे डोमेन में आएंगे? क्या उनको उनसे तहकीकात होगी, वो इसमें शामिल होंगे? ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो मैं चाहती हूँ कि इसका अगर आप जवाब देना चाहें। पहली बात तो यह है कि एक इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है और ये आना ज़रूरी नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। आपने देखना है कि डॉक्यूमेंट्स क्या कहती हैं। तो जो सारा रिकॉर्ड है वो अवेलेबल होगा जस्टिस अजमत सईद साहब को, एंड ही कैन एसरटेन कि किन हालात में कैसे हुआ और किन लोगों ने किया और कौन लोग थे। दूसरी बात यह है कि जो पेमेंट्स हुई हैं वो पीपल्स पार्टी के दौर में हुई हैं और मुशर्रफ साहब के दौर में तो नहीं हुई हैं। और जो आर्बिट्रेशन एज प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब के सिग्नेचर्स थे, उनका असेंट था, नॉट जरदारी साहब। मुआहिदा उनके दौर में हुआ था। नहीं, मुआहिदा नहीं, जो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। फवाद साहब, असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब थे। नहीं, एसेंट तो हर एक के ऊपर होती है ना, एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का तो एसेंट नहीं होता ना, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान रिप्रेजेंट करते स्टेट को। लेकिन मारिया, मैं थोड़ा आपको जरा फिलोसफी भी आप समझ लें ना, जो मलका बरतानिया जो है, हर हुक्म जो है बरतानिया का वो मलका के नाम पे जारी होता है, बट मलका से मुराद होती है जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है वो फंक्शन कर रही होती है। इसी तरह से पाकिस्तान में हर हुक्मनामे के ऊपर और हर रियासत काम सदर के नाम के ऊपर करती है, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो फंक्शन कर रही होती है। लिहाजा ये सारे मामला जो है ये ना सिर्फ ये कि लोग अवेलेबल हैं बल्कि रिकॉर्ड अवेलेबल है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसके ऊपर उन लोगों में अगेन मेरा भी फिर यही सवाल है, लोग जो हैं अवेलेबल उसमें परवेज़ मुशर्रफ साहब भी हैं, तो क्या वो होंगे, आप समझते हैं तफ्तीश में शामिल होंगे या इस पूरी इन्वेस्टिगेशन उनसे भी होगी? अगर मुझे नहीं पता, आपको लगता है अगर कि परवेज़ मुशर्रफ साहब ने कोई मुआहदे में रोल अदा किया है तो यकीनन उनसे भी पूछा जा सकता है। वैसे अगर आपको शौक है उनसे मुलाकात का तो वो चले तो भाई चलेगी। सर वो तो मेरा ख्याल है मुलाकात तो हम किसी वक्त भी जाके कर सकते हैं। सिर्फ मेरा ख्याल है बात हो रही है कि अगर बाकियों को शामिल इसमें किया जा रहा है, एक इदारा वो चला रहे थे, वो इसको स्पेयर हेड एक तरह से कर रहे थे, बिकॉज उन्होंने टेक ओवर नहीं सर गुजारिश, टेक ओवर ही उन्होंने इस बेसिस पे किया था। सर अग्रीड, बट ही टुक ओवर ऑन द बेसिस ऑफ करप्शन। तो उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ, एक इदारा उन्होंने बनाया, ही यूज्ड टू टेक ओनरशिप ऑफ इट, उस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। इदारा तो खैर पहले नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और नहीं सर वो तो एहतसाब ब्यूरो था ना। ठीक है, यहाँ पर मिलना होगा तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, जाना है और आने वाले दिनों में यकीनन ये बात सामने आ जाएगी कि फवाद चौधरी साहब समेत जो हुकूमत का बयानिया है कि इस सारे मामले की शफाफ तहकीकात होंगी या नहीं होंगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मारिया, हमारे साथ आप मौजूद थे। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब और नबील कबूल साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन्हीं मामलों पर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। इससे पहले कि फॉरेन फंडिंग केस जिसका आज सियासी जो माहौल है उसमें बहुत चर्चा है, हुकूमत और ऑपोजिशन दोनों के ऐवानों में इस वक्त बहुत ज़्यादा गूंज सुनाई दे रही है। इससे पहले कि इस केस के मुतालिक बात करें, एक सवाल है जो पोल की सूरत में हमने अवाम के सामने रखा, उस पर अवामी राय क्या है ये भी आपको बता देते हैं। सवाल था कि क्या पीडीएम की तहरीक का मकसद हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल से हटाना है। 40% लोग ये राय रखते हैं कि जी हाँ, पीडीएम की तहरीक हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल से हटाने के लिए चलाई जा रही है, जबकि 60% लोग ये समझते हैं कि जी नहीं, पीडीएम की तहरीक का मकसद हुकूमत की तवज्जो अवामी मसाइल से हटाना नहीं है। ये सवाल था जो अवाम के सामने हमने रखा और इस पर अवामी राय भी आप तक हमने पहुंचा दी। ये स्टैट्स थे जो आपके सामने हमने रखे। फिर बात करेंगे इस ट्रांसमिशन में फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, जिस पर अपोजिशन जमातें बहुत ज़्यादा जोर दे रही हैं, हुकूमती जमात की जानिब से भी बहुत ज़्यादा इस पर स्ट्रेस दिया जा रहा है। खान साहब ने कहा कि समात अवाम के सामने होनी चाहिए, बाद में इस चीज़ को भी वापस ले लिया गया कि कानूनी तौर पर यह पॉसिबल नहीं है। ये तमाम तर मामला क्या है, किस तरफ जाएगा और पीटीआई इसको कितनी संजीदगी से ले रही है। अकबर एस बाबर साबिक रहनुमा पीटीआई हमारे साथ मौजूद हैं। अकबर एस बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, जब केस का आगाज़ आपकी तरफ से हुआ था तो सबसे पहले पीटीआई ने यह कहा कि आप मेंबर पीटीआई के नहीं हैं, फिर यह कहा कि आप मुतासरा फरीक नहीं हैं, फिर इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज किया गया, फिर आपको यह कहा गया कि आपको स्क्रूटनी कमेटी से एतराज़ात हैं, कुछ इख्तिलाफात हैं, लेकिन फिर आप स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश हो गए। अब इस सारी सूरत हाल में पीटीआई कितनी संजीदा है कि इस केस का फैसला जल्दी आए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तमाम जो आपने एतराज़ात का जिक्र किया तो ये मकसद इसका था कि एहतसाब से राय फरार इख्तियार करें, इसलिए मुख्तलिफ अंदाज में उन्होंने इस प्रोसेस को चैलेंज किया। 7 रिट पटिशन्स की, इलेक्शन कमीशन में एप्लीकेशंस दी, हाई कोर्ट में गए और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में उनकी एक रिट पटिशन मौजूद है। दावे एक होते हैं, हकीकत में आपको बता रहा हूँ कि दावे तो ये होते हैं कि हमें इलेक्शन कमीशन पे पूरा एतमाद है, भरोसा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज भी जनवरी 2020 की एक रिट पटिशन मौजूद है जिसमें वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन नहीं है और मेरी मेंबरशिप को उन्होंने बारहा चैलेंज किया। इलेक्शन कमीशन ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया, पूरे बेंच ने, फिर उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मेरे हक़ में फ़ैसला दिया, फिर उसके बाद इनकी जो अपील थी डिवीज़न बेंच जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस मौजूदा जो हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने ऑथेंटिकेट किया कि नहीं, ये फ़ैसला सही है, तो कानूनी तौर पर तो मैं मेंबर हूँ। तो ये तमाम जो उन्होंने हरबे इस्तेमाल किए, ये इस वास्ते किए कि वो राय फरार इख्तियार करें। ये अलग बात है कि वो अवाम की पब्लिक ओपिनियन की आंखों में, लोगों की आंखों में खाक ढूंढने के लिए ये करते हैं। जिस तरह अभी आपने जिक्र किया कि कानूनी तौर पे खुफिया रखने का ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। ये स्क्रूटनी कमेटी जो है, इलेक्शन कमीशन ने खुद मई 30, 2018 को फैसला दिया कि तमाम रिकॉर्ड पब्लिक रिकॉर्ड है और ये पाकिस्तान की तारीख का वाहिद एक ऐसा केस है कि स्क्रूटनी कमेटी 3 साल से जो तमाम उन्होंने पीटीआई ने जो कागजात जमा किए हैं, बशमूल जो स्टेट बैंक से 23 बैंक अकाउंट निकले हैं जिनमें से अक्सरियत इन्होंने कंसील किए, छुपाए हैं इलेक्शन कमीशन से, वो खुफिया रखे जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है जिसमें मुद्दई यानी अकबर एस बाबर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान, इन्होंने जो जवाबात दिए हैं वो मुद्दई से छुपाए जा रहे हैं। तो ये आज तक शायद तारीख में ना हो, क्योंकि जब आप केस करते हैं तो यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की जो ऑथेंटिसिटी का सवाल है, अब पहले ये कहा गया कि जो डॉक्यूमेंट्स जमा कराए जा रहे हैं पीटीआई की जानिब से भी और बाकी जमातों की जानिब से भी, वो फारा की वेबसाइट से डाउनलोड करके जमा कराए जा रहे हैं। तो अब आपके सामने क्या इतलात हैं? क्या जो मजीद प्रोसीडिंग्स होंगी वो उन्हीं डाउनलोडेड डॉक्यूमेंट्स को सामने रखी होंगी या फिर उनकी कोई वेरीफाइड कॉपीज मंगवाई जाएंगी? देखिए, कानून ये कहता है कि जब आप किसी सरकारी वेबसाइट से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड करते हैं तो वो प्राइमरी एविडेंस के तौर पे पेश की जा सकती हैं कानूनी शहादत के मुताबिक। लेकिन ये सिर्फ अमेरिका की फंडिंग का मामला नहीं है, यहाँ गैर कानूनी फंडिंग हुई है मिडल ईस्ट से, सऊदी अरब से, हुंडी के ज़रिए पीटीआई के एम्प्लॉइज़ में आए हैं, अकाउंट्स में पैसा आया है, डेनमार्क से हुई है, इंग्लैंड में 2 अकाउंट छुपाए गए हैं जो आज भी फंक्शन करते हैं, अमेरिका में अकाउंट छुपाए गए हैं, इनके 50 चैप्टर्स हैं, 6 हमने अकाउंट्स आइडेंटिफाई किए इंटरनेशनल, एक बैंक स्टेटमेंट इंटरनेशनल नहीं जमा की, ये भी स्टेट बैंक के जरिए बरामद हुए, वरना तो ये ताउन नहीं कर रहे थे 4-5 सालों से।
तो ये जो स्क्रूटनी कमेटी है इसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्ट फाइंडिंग है। फैक्ट फाइंडिंग वो उसी सूरत कर सकते हैं कि वो तमाम जो शहादात हमने जमा कराई हैं उसकी तस्दीक करें या तरदीद कर दें। हमने तो उनको कहा तरदीद भी कर दें। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, हमने 3 सालों से जब हमने देखा कि यहाँ पे एक शफाफ तहकीकात हो ही नहीं रही, और ये मैं नहीं कह रहा, इलेक्शन कमीशन ने खुद 27 अगस्त 2020 को एक ऑर्डर पास किया अपनी ही कमेटी के खिलाफ कि आपने 28-29 महीने ज़ाया किए, आपने तहकीकात नहीं की, आपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक नहीं की। ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद, ठीक है। मेरे जो अकबर बाबर साहब हमारे साथ ही रहिएगा, इस पर आपसे मजीद भी बहस करेंगे। यहाँ पर मैं ज्वाइन किया है सीनियर तहरीर सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब हमें वक्त देने के लिए। सर, तहरीक इंसाफ का तो पूरा नैरेटिव जहां एहतसाब का था वहां पर यह भी था कि मुल्क में जो इंसाफ है, जो अदालती फैसले हैं, वो ताखीर का शिकार हो जाते हैं। लिहाजा हुकूमत भी कोशिश करेगी कि इंसाफ की फराहमी में ताखीर ना हो। अब जो फॉरेन फंडिंग का केस है, अकबर बाबर साहब का पूरा के पूरा मौक़िफ़ ये है कि इस केस को लटकाया जा रहा है। हुकूमत को क्या कोई खतरात हैं इस केस से? अगर कुछ नतीजा सामने आता है तो कोई खतरे की बात है हुकूमत के लिए? बहुत शुक्रिया आपका, मुझे आपने प्रोग्राम में मदऊ किया है। देखिए, गुजारिश ये है कि 2-3 बातें इस केस के एतबार से बहुत काबिल गौर हैं। एक तो ये कि ये केस किसी इमरान खान के मुखालिफ ने दायर नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन को ये सारा डाटा देने वाला और कंप्लेनेंट जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत अहम रुकन है, और ख़ास तौर से उनकी जिम्मेदारी ये थी कि जितनी भी फंडिंग आती थी उसको वो मैनेज करते थे। लिहाजा इसको ये तो नहीं कह सकते आप कि ये कुछ सियासी इंतकाम के तौर पर कोई बाहर से आदमी आ गया है, किसी दूसरी पार्टी के बंदे ने ये सारा कुछ दायर कर दिया। ये उनकी अपनी पार्टी के बहुत ही रिलायबल शख्स थे इमरान खान साहब के, और बहुत ही अहम जिम्मेदारी थी इनकी। सो ये एस्यूम किया जा सकता है कि जो इन्फॉर्मेशन उनके पास है वो किसी और के पास नहीं हो सकती, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर उसमें कुछ नहीं था, जैसा कि अब दावा किया जा रहा है और नारे लगाए जा रहे हैं, तो फिर इसको इतने सालों तक लटकाए रखने की कोई वजह नहीं है। पहले तो उन्होंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की पीटीआई ने कि इस केस को शुरू ही ना किया जाए। वो उनका ख्याल ये था कि ये इसके अंदर ऐसा मवाद या ऐसा जवाज़ नहीं है कि इसकी आप प्रोसीडिंग शुरू करें। कभी उन्हें एतबार नहीं था इलेक्शन कमीशन पे, कभी स्क्रूटनी कमेटी पे एतबार नहीं था। तो ये जो डिलेइंग टैक्टिक्स थे जिसकी वजह से आज तक ये मामला जो है वो लटका रहा। और अभी जो मैं सुन रहा था अकबर बाबर साहब जो फरमा रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये वॉलंटरीली पीटीआई की तरफ से जमा नहीं कराया गया, बल्कि ये वो अकाउंट्स हैं जो स्टेट बैंक ने 23 के करीब या 26 जितने भी हैं वो दिए और कहा कि इनकी तहकीक की जाए। तो मुझे समझ में नहीं आती है कि इमरान खान साहब जो इतना बड़ा स्लोगन लेके आए थे अकाउंटेबिलिटी का और करप्शन के खिलाफ इतना बड़ा उनका अज़्म था, ये फिर ये केस जो है ये इतना, मैं तो ये कहने में मुझे कोई बात नहीं है कि इट्स ए क्रिमिनल डिले, चाहे ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पर है, चाहे पीटीआई की डिलेइंग टैक्सेस की वजह से है, या जो भी इसकी रीज़न रही हो। मेरे ख्याल से इसको मज़ीद लटकाना जो है वो बेहतर नहीं होगा। ये फैसला इसी बेंच, जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन का जो बेंच है जिसमें 5 लोग हैं, मेंबर हैं, उन्हीं के होते हुए हो जाना चाहिए, क्योंकि इसमें से 1-2 जो हैं वो रिटायर होने वाले हैं। ठीक है, बजाय इसके कि इसको मजीद कॉम्प्लिकेट किया जाए, आई थिंक इट्स अबाउट द टाइम दैट इमरान खान साहब को अपने ही नारों पर खड़ा होना चाहिए और ये अवाम के सामने आ जाना चाहिए कि इसके अंदर क्या हुआ। देखिए, पहले तो इबहाम था कि ये फंडिंग कहाँ से आई है। मुझे नहीं पता कि इसके हवाले से अकबर बाबर साहब का मौक़िफ़ क्या है, लेकिन अपोजिशन लीडर ख़ास तौर से मरीम नवाज़ ने और फिर ख़ुद मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि इसमें वो फंडिंग भी शामिल है जो इजराइल से। ठीक है, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ ही आप रहिएगा, आपसे इस पर मजीद भी हम गुफ्तगू करेंगे। अकबर बाबर साहब, आखिर में आपसे जल्द क्विकली हम ये जानना चाहेंगे कि ये कहा जाता है कि जो फ़रीक़ैन जब स्क्रूटनी कमेटी के सामने पेश होते हैं तो कुछ और मौक़िफ़ होता है, जब वो मीडिया के सामने गुफ्तगू करते हैं तो मौक़िफ़ तब्दील हो जाता है। इसमें किस हद तक सदाकत है, क्योंकि आप भी स्क्रूटनी कमेटी के सामने होते हैं और उनका मौक़िफ़ आपके सामने होता है? जी बिल्कुल, मुझे 2 मिनट दीजिएगा। इसका इम्तिहान हमने फिर दे दिया जब पिछली पेशी में हमने एक दरख्वास्त दी कि चूँकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने पब्लिकली कहा कि जी मुझे छुपाने के लिए कुछ नहीं है, ये जो तमाम मामलात हैं ये पब्लिक में आने चाहिए, सीक्रेसी ख़त्म करनी चाहिए। ये अलग बहस है कि वो इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दे चुके हैं कि इसको सीक्रेट रखा जाए, हाई कोर्ट में दरख्वास्त दे चुके हैं इसको सीक्रेट रखा, ये अलग बहस है। लेकिन उसके बावजूद हमने उनकी बात, हमने एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान
पब्लिकली कहता है कि जी कोई सीक्रेसी नहीं, तमाम डॉक्यूमेंट्स हर किस्म की सीक्रेसी ख़त्म की जाए। हमने दरख्वास्त दे दी, हमने कहा जी कि जब प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं तो फिर कमेटी किन बुनियाद पे, और वैसे भी गैर कानूनी तौर पे कमेटी ने सीक्रेट रखा हुआ है, क्योंकि कानून कहता है कि ये पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा है, इलेक्शन कमीशन का फैसला कहता है कि तो फिर आपके ऊपर ये कौन सा दबाव है? वो लिख के देते हैं जी हम पे पीटीआई का दबाव है। कमेटी ने लिख के हमें दिया है कि हम ये डॉक्यूमेंट्स खुफिया इस वास्ते रखा हुआ है कि पीटीआई का हम पे दबाव है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस पे इल्ज़ाम है, जिस पे ये इल्ज़ाम है, वो जो इदारत उसकी तहकीकात कर रहा है, वो जिस पे इल्ज़ाम है उसकी प्रेशर की वजह से वो तहकीकात शफाफ कैसे होंगी? तो हमारे ये बड़े बुनियादी सवालात हैं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि कमेटी और अदालतों में कुछ कहते हैं और पब्लिकली कुछ कहते हैं, लेकिन मैं एक बड़ी बात कहना चाहिए, ज़रा मौका दीजिए 1 मिनट। देखिए, अब जब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आ गई है तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट क्या कहती है कि पाकिस्तान में करप्शन बढ़ी है। किस हुकूमत के दौर में बढ़ी है? जो आई थी इस वास्ते कि हमने एहतसाब करना है, जो पार्टी का वजूद ये था कि हमने एहतसाब करना है। तो मैं तो सुरखरू हो गया ना। मैंने 6 साल पहले जब ये केस किया और 2011 में जब मेरे इमरान से इख्तलाफात हुए, वो इसी बुनियाद पे कि सबसे पहले आपके अपने हाथ साफ होने चाहिए, तभी आप दूसरे पे उंगली उठा सकते हैं। जब आपके अपने हाथ मैले हैं, जब आप खुद उन्हीं करप्शन में, गैर कानूनी काम में खुद मुलव्विस हैं और बड़े पैमाने पे मुलव्विस हैं, आप एहतसाब कर ही नहीं सकते। इसीलिए हमारे मुल्क का ये हाल है कि आज करप्शन बढ़ी है, कम नहीं हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार साबिर शाकिर साहब हमारे साथ हैं। साबिर शाकिर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, गुफ्तगू तो आपने मुलाहिज़ा की है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आपके सामने है, फिर फॉरेन फंडिंग केस की जो उसमें डिले हो रहा है ये मामला भी आपके सामने है। एहतसाब का बयानिया कहाँ देख रहे हैं आप पीटीआई हुकूमत का? देखिए, जहाँ तक फॉरेन फंडिंग का मामला है तो इसमें कानून बिल्कुल वाज़ेह है, और अगर उस कानून पे अमल दरामद हो जाता है और बगैर किसी किस्म के नज़रिया ज़रूरत के और स्ट्रेट फारवर्ड अगर उस पर अमल दरामद होता है तो ये कानून इतना क्लियर है कि इसमें कोई दूसरी सज़ा है ही नहीं। ठीक है। और आप पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर ये परवेज़ मुशर्रफ साहब लेके आए थे और उसको 18वीं तरमीम में भी नहीं छेड़ा गया, और वो जब लेके आए थे तो उनके जहन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज़रा कंट्रोल करना था या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इंतखाबात से बाहर करना था, और इसलिए वो लेके आए थे। और इसीलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के नाम से नई जमात रजिस्टर करवाई मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने, और अभी तक वही जमात इलेक्शन लड़ रही है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो 3 पीस थे वो अभी तक सिर्फ इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है और वो जमात इलेक्शन में पार्लियामान में वो मौजूद नहीं। निशान वही है, पार्टी स्ट्रक्चर वही है। तो वो एक जहन में था और 18वीं तरमीम में भी इन्होंने नहीं छेड़ा। और वो इतना क्लियर है पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 कि उसमें जो है जो चैप्टर है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी जमातों की तहलील से मुतालिक, वो फॉरेन एडेड कोई भी जमात अगर साबित हो जाए कि बाहर से फंड्स आए तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास या किसी भी अदालत के पास कोई दूसरी सज़ा नहीं है, वो जमात तहलील हो जाती है, वो जमात कलअदम हो जाती है। 2 बुनियादों पे होती है, एक है बाहर से इमदाद ली हो उसने, फॉरेन एड ली हो, दूसरी है कि अगर वो कौमी सलामती के मुनाफी, पाकिस्तान की सलामती के मुनाफी इक़दामात में मुलव्वस हो। तो ये 2 सूरतों में वो सियासी जमात फ़ौरन तहलील हो जाएगी। उसके तमाम पार्टी अहदेदार भी और तमाम उनके टिकट पे कामयाब होने वाले तमाम पार्लिमान के अरकान, हाँ वो सेनेटर्स हैं, कौमी असम्बली में हैं, सूबाई असम्बली में, वो सब के सब अपने घर चले जाएंगे और एक टर्म के लिए, पूरी एक टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये तो है कानून। अब इस कानून के बारे में सबको पता है, लेकिन मसला ये है कि उसके बाद फिर अब इसीलिए पीटीआई जो है वो मुस्लिम लीग नवाज के खिलाफ भी, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी और अब जेयूआई के खिलाफ भी उन्होंने ये डिमांड रख दी है कि, और ये मज़े की बात यह है कि सारी सियासी जमातें ये काम करती हैं और ये फंड्स आते हैं, इस्तेमाल होते हैं। अब आगे आ जाता है नज़रिया ज़रूरत, क्या इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला दे दे तो ये सारे का सारा जो पार्लिमान निज़ाम है वो सारे का सारा ज़मीन बोस हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद के फिर। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है
कि या तो सेनेट के इलेक्शन के बाद इसका कोई वे आउट निकाला जाएगा, कोई अमेंडमेंट की जाएगी, कोई रास्ता निकाला जाएगा कि ये जो फॉरेन फंडिंग है और उसमें ममनुआ और गैर ममनुआ कौन सी फंडिंग है, तो बाहर से जो भी पैसा आएगा वो सारे का सारा फॉरेन फंडिंग और ख़ास तौर पे कंपनीज बिल्कुल नहीं दे सकती। तो ये चीज़ मौजूद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। ठीक है, साबिर शाकिर साहब हमारे साथ रहिएगा, आपसे इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने और मज़हर अब्बास साहब ने। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया। मुजीबुर रहमान शामी साहब, सर पहले फॉरेन फंडिंग केस का मामला चल रहा था, अब ब्रॉडशीट का मामला सामने आया है, उस पर भी कमीशन बन गया है, लेकिन वो जो पैसा बाहर गया है उस हवाले से जो ब्रॉडशीट तहकीकात कर रही थी उस पर अभी बात नहीं हो रही, और फिर अवाम को महंगाई का सामना अभी भी है। फिर ये भी कहा जाता है कि करप्शन को ख़त्म करेंगे तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट भी आ जाती है। अब सियासत ज़्यादा देख रहे हैं या फिर अवामी मसाइल पर तवज्जो हुकूमत की आप ज़्यादा देख रहे हैं? सर आपके सामने क्या सूरत हाल है? आपने तो बहुत से नुक्ते उठा दिए हैं, बहुत सी चीजें इकट्ठी कर दी हैं। ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं और अलग अलग भी हैं। लेकिन आप ये देखिए कि जो फॉरेन फंडिंग का मामला है वो तो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के सामने ज़ेर समाअत है। ठीक है। और इलेक्शन कमीशन को इस मामले में फैसला करना है। जब इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो फिर देखेंगे कि उसके क्या नतीजे निकलते हैं, क्या असरात होते हैं। जो इलेक्शन कमीशन है वो वाकई किसी जमात को इसका मुजरम करार देता है और वो समझता है कि ममनुआ फंडिंग हुई है या नहीं हुई है, तो ये हमें फिर अब इलेक्शन कमीशन के फैसले ही का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है। जहाँ तक ब्रॉडशीट का मामला है वो भी एक यकरुकनी कमीशन तो कायम हो चुका है जस्टिस अजमत सईद साहब का, जिन्होंने 45 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करनी है। तो उसमें भी कई चीजें ऐसी हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो जब जस्टिस अजमत सईद शेख साहब जो हैं उनको इस काम के लिए मुकर्रर किया गया है, तो फिर मेरा ख्याल हमें इंतजार करना चाहिए कि वो किस नतीजे पर पहुंचते हैं और उनकी तहकीक क्या कहती है। तो बाकी जहाँ तक ट्रांसपेरेंसी का ताल्लुक है, तो ये बात तो सबके सामने है कि करप्शन में इजाफा हुआ है मुल्क में, इस बारे में कोई दो राय तो नहीं हो सकती। खुद जो हुकूमती हल्के हैं वो भी इसका एतराफ़ करते हैं। ये तो हो सकता है कि बालाई सतह पर करप्शन जो है वो कम हो या ना हो, लेकिन जहाँ तक ज़ेरी सतह का ताल्लुक है, जहाँ तक इंतज़ामिया का ताल्लुक है, जहाँ तक अदालती निज़ाम से जुड़े हुए मामलात का ताल्लुक है, तो उसमें तो करप्शन जो है हर शख्स उसको देख सकता है। जिसको भी किसी सरकारी दफ्तर में काम पड़ेगा, ठीक है, जिसको भी कोई लिटिगेशन जो है उस पर से गुजरना पड़ेगा, उसको पता चल जाएगा कि करप्शन किस हद तक मौजूद है। और इसके बारे में तो मेरा ख्याल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट की है उससे कहीं बड़ा हुआ है मामला। इस बारे में तो कोई मेरा ख्याल दो राय हो नहीं सकती। तो अब ये करप्शन जो है हमें ख़त्म करनी होगी। इस वक्त हमारे मुल्क में तो अपोजिशन और हुकूमत जो है उनको एक दूसरे से उलझने के अलावा कोई और काम नहीं है। हुकूमत भी अपोजिशन बनी हुई है और अपोजिशन जो है वो तो बहरहाल अपोजिशन है। ठीक है। तो कोई ऐसी सूरत होनी चाहिए कि ये सारी सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो बैठें, सर जोड़कर बैठें, मामला का जायजा लें, लोगों के मसाइल का जायजा लें, जो सिस्टम में कोई बेहतरी लानी है उसकी तस्दीर करें, तो तभी तो हम आगे बढ़ सकेंगे। ठीक है, सिस्टम में बेहतरी लाने के लिए और मामलात को हल करने के लिए और ख़ास तौर पर करप्शन को कम करने के लिए पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करने की ज़रूरत है, जहाँ पर जमातें मिलकर बैठें। मज़हर अब्बास साहब, आप क्या समझते हैं? आइडियली तो जमहूरी अमल के अंदर यकीनन पार्लियामान ही वो फोरम है जहाँ पर अवाम के मसाइल को हल करना होता है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के बयानात, अपोजिशन पर जो यके बाद दीगरे इल्ज़ामात, फिर जो ज़बान इस्तेमाल की जाती है ख़ास तौर पर वज़ीर-ए-आज़म साहब की जानिब से भी, फिर वो अपोजिशन तो यही कहती है कि हम पर एतबार नहीं करते, प्लस हमें इस पार्लियामान पर एतबार नहीं है तो इसलिए हम पार्लियामान में नहीं आएंगे। तो अवाम के मसाइल फिर कैसे हल होंगे? ऊपर से करप्शन की रिपोर्ट भी सामने आ गई है। सर शुक्रिया। देखिए, पहली चीज तो ये कि अगर जिस तरह फर्ज करें जो सेनेट के हवाले से गवर्नमेंट लेजिस्लेशन करना चाहती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना चाहती है,
उसका तो बहुत आसान तरीका है कि 2016 में जो सेनेट की कमेटी ऑफ ऑल थी, जिसमें सारी जमातों के लोग थे, और मैंने उसकी पूरी रिपोर्ट देखी है, मेरा ख्याल है उससे अच्छी रिकमेंडेशन, जिसमें खुद शब्बी फराज साहब के भी कमेंट शामिल हैं, उससे अच्छी रिकमेंडेशन और लेजिस्लेशन की तारीफ हो नहीं सकती। और मेरा ख्याल है उसी को गवर्नमेंट को बेस बनाना चाहिए, क्योंकि उसमें ओपन बैलेट की मुखालफत नहीं की गई है। उसमें जिस चीज को अभी एक वो कर रहे हैं वो ट्रांसफरेबल और ओपन बैलेट को क्लैरिटी नहीं है। तो मेरा ख्याल सेनेट की जो कमेटी ऑफ ऑल है उसकी जो तजावीज हैं उसको गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि उसमें सारी पार्टियां मौजूद थी और यूनानिमस थी। तो उसमें पीटीआई भी शामिल थी, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, उसमें नून लीग भी शामिल थी, और स्पेसिफिकली जो मैंने उसमें चीजें पढ़ी हैं उसके अंदर क्वेश्चन ही यही है कि जी चूंकि बहुत बेइंतहा हॉर्स ट्रेडिंग होती है, करप्शन है, इसलिए उसको रोकने का तरीकाकार जो है वो वजह करना चाहिए। अब ये जो इन हेस्ट लेकर आए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सिर्फ अमेंडमेंट इसलिए लाए हैं कि वो अपोजिशन साथ नहीं देगी तो वो उसका सियासी फायदा उठाएंगे। उसके बजाय मेरा ख्याल है कि बाबर रहमान साहब को भी, खुद वजीर आजम इमरान खान साहब को भी, उस कमेटी की जो तमाम जमातों की कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशंस को, तजावीज़ को इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। दूसरी बात, जहाँ तक जबान का ताल्लुक है तो माशाल्लाह हमारे यहाँ सियासी जमातों के कायदीन ही नहीं, माजरत के साथ हमारे मीडिया में भी बहुत से जो लोग बैठे हैं वो जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से ना शाइस्ता जबान है और ना वो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज है। वो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज अनफॉर्चुनेटली एक दूसरे पे रखती है। ये बहुत जरूरी है कि कम से कम मीडिया इस मामले में बहुत एहतियात बरते। और वैसे तो सियासी कायदीन की भी जिम्मेदारी है कि जब मैं इतना पर्सनल अटैक शुरू कर दूंगा तो फिर बातचीत की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है, क्योंकि उसके बाद लोग पर्सनल अटैक्स पे आ जाते हैं और आप कभी भी कोई सीरियस संजीदा कानून साजी या संजीदा गुफ्तगू कर ही नहीं सकते। अवाम के मसाइल के हल तो बहुत ठीक है, यानी इन तमाम पर्सनल अटैक्स में जो असल इश्यूज हैं वो छुप जाते हैं और संजीदा कानून साजी भी नहीं हो सकती, वो अमल रुक जाता है। हमारे साथ नाज़रीन सीनियर एनालिस्ट का पैनल मौजूद है, इनसे हम मजीद इश्यूज पर भी इसी तरह की प्रोडक्टिव गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है हुकूमत की तरजीहात की, और आया इन तरजीहात के साथ हुकूमत अवामी मसाइल को हल कर सकती है या नहीं। सलीम बुखारी साहब, सर, मौजूदा हुकूमत अपने क्रेडिट पर एक चीज़ लेती है कि कम अज़ कम हमारे दौर में होने वाली जो तहकीकात हैं हम अवाम के सामने रख देते हैं, अपनी गलतियां तस्लीम कर लेते हैं। हम ये भी एतराफ़ कर लेते हैं कि अभी हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी, हम ये भी एतराफ़ कर लेते हैं कि जो इस्लाहात लाने चाहिए थी वो नहीं ला सके थे। सर, ये एतराफ़ात क्या अवाम को सस्ती रोटी दिला सकते हैं? देखिए, अगर तो ये जो एक्सेप्टेंस कह लीजिए या जो तस्लीम कर लिया उन्होंने कि जनाब हमें तो पता नहीं था, ये अगर वो इब्तिदा में कहते जब इक़्तिदार उनको मिला था तो मैं भी मान लेता और इसमें कोई अचंभे की बात नहीं थी। लेकिन 2.5 साल के बाद जब आप ये बात हमें कहेंगे तो मायूसी भी होगी, तकलीफ भी होगी, इसलिए कि मुझे अच्छी तरह से याद है खान साहब का वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास तो 200 माहिरीन की एक ऐसी टीम मौजूद है कि पाकिस्तान के हर मसले को हल करेगी। और उसी मीटिंग में उन्होंने असद उमर की तरफ इशारा करके कहा था कि ये चुटकियां बजा के हफ्तों में इकॉनमी को ट्रैक पे डाल देंगे। हम अब ये डायलेमा का शिकार हैं कि हम खान साहब की उन बातों पर उनको परखें या 2.5 साल के बाद वो अगर हमें बताएं कि हमें तो पता ही नहीं था और मुझे तो गलत ब्रीफिंग दी जाती रही है। आप मुझे ये बताइए कि जिस मुल्क का वज़ीर आज़म ये मान रहा हो कि उनको गलत प्रेजेंटेशंस दी गई, गलत फिगर्स बताए गए, फिर अब किसकी अकल का मातम करे, ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। दूसरी बात ये है कि आवाम जो है उनको इन नारों से ना पहले गरज थी जब ये लगाए गए और ना अब गरज है जब ये पूरे नहीं हो रहे। उनको तो गरज इससे है कि उनकी ज़िंदगी जो है वो पहले से बेहतर हुई है या पहले से बदतर हुई है। मुझे नहीं समझ में आता
कि जिस रफ्तार से चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, एक तो महंगाई का कॉन्सेप्ट तो है ही है, लेकिन जिस रफ्तार से तेल की कीमतें, पेट्रोलियम गुड्स की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस की बढ़ रही हैं, आप नाम लीजिए कौन सी चीज़ है जिसकी कीमत कम हुई हो। अब ये दावा भी कर दिया गया कि जनाब इन्फ्लेशन जो है वो बहुत कम है। अरे बाबा, इसको तो गेज करना है आपने, एक आम आदमी की ज़िंदगी पहले के मुकाबले में कितनी आसान हुई और कितनी। जी, सवाल यही है बुनियादी कि एक आम आदमी की जिंदगी पहले से कितनी ज्यादा आसान हुई है। साबिर शाकिर साहब, क्या एक आम आदमी अब ये आर्गुमेंट बाय करेगा कि आपको रोटी महंगी इसलिए मिल रही है क्योंकि पिछली हुकूमतें जिम्मेदार हैं? कब तक बाय करेगा ये आर्गुमेंट? देखिए, अगर आप सिर्फ इन 2.5 माह को देखेंगे तो यकीनन आप उसके माइनस प्लस लाएंगे। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे पिछली हुकूमतों से, तो मैं तो जब से आप पैदा हुए हैं, मैं पैदा हुआ या सलीम बुखारी साहब पैदा हुए हैं, तो जो रेट आज से 5 साल पहले था किसी चीज़ का, वो आज नहीं है। जो मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, 2008 के इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई इलेक्शन जी, और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने मिल के मखलूत हुकूमत बनाई थी और परवेज़ मुशर्रफ साहब के सामने ये सब गए थे। दोनों जमातें गई थी, मुस्लिम लीग नवाज़ के भी और पीपल्स पार्टी के भी, और उन्होंने हल्फ लिया था काबीना से, और पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ में बाकायदा एक मुआहदा हुआ था। लेकिन इसहाक डार साहब वज़ीर ख़जाना थे, तो इसहाक डार साहब चंद हफ्तों के बाद ही उन्होंने ये बता दिया था कि ये मुल्क चलने वाला नहीं है और ये डूबने वाला है, और जितने भी अदाद शुमार पिछली हुकूमत ने पेश किए, शौकत अजीज़ की हुकूमत ने, वो सारे फर्ज थे, और इसलिए मुस्लिम लीग नवाज़ हुकूमत छोड़ के बाहर आ गई थी। और उनका ख्याल था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत गिर जाएगी और उसके बाद फिर जब नए इंतखाबात होंगे तो उसमें मियाँ साहब भी इन हो जाएंगे, लेकिन वो हो नहीं सका। तो जहाँ तक मामला है महंगाई का, बिल्कुल महंगाई मौजूद है, और अगर इस महंगाई के नतीजे में और जहाँ तक मुल्क मकरूज, ठीक है, महंगाई मौजूद है और पिछली हुकूमतें भी अपने से पिछली हुकूमतों को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराती हैं। मज़हर अब्बास साहब, अगले 2.5 साल में क्या आप देख रहे हैं कोई ऐसी इस्लाहात जो कि अवाम को महंगाई से निजात दिला सकें? मज़हर अब्बास साहब को आवाज़ नहीं जा रही। सलीम बुखारी साहब, आपसे क्विकली आखिर में ये जानना चाहेंगे, क्या आप अगले 2.5 साल में पुरुमीद हैं किसी ऐसे स्टेप से, किसी ऐसे इक़दामात से जो महंगाई कम कर सके? देखिए, तवक्को तो रखनी चाहिए, कोई भी हुकूमत जो हो, चाहे वो इमरान खान साहब की हो, चाहे वो साबिक़ा हुकूमतें थी, उनसे तवक्को तो रखी जाती है कि ये यकीनी तौर पे अवाम के मसाइल हल करेंगे। लेकिन ये उनके जो उनका तरीक़ाकार होता है, जिस तरीके से वो अप्रोच करते हैं मसाइल को, उससे आपको समझ आती है और आप समझ पाते हैं कि ये कोई रिलीफ मिलेगा अवाम को या नहीं मिलेगा। अब तक तो हमने सवाए पिछली हुकूमतों के रोने धोने के और हर मलबा जो है पिछली हुकूमत में डालने के रवैये के अलावा कुछ नहीं देखा। आप मुझे ये बता दीजिएगा कि कोई एक ऐसा इकदाम जिससे फौरी रिलीफ किसी भी आम आदमी को मिलने वाला हो। बजट आपने बनाया, उसमें आपने तनख्वाहों में एक पैसे का इजाफा नहीं किया, जबकि महंगाई जो है वो मैनी फोल्ड जो है वो बढ़ गई है। तो जब ये रवैये रहेंगे तो फिर तवक्को जो है वो सिर्फ अल्लाह पे ही छोड़ी जा सकती है, क्योंकि अल्लाह ताला को महंगाई तो अभी बढ़ रही है, लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि इंदा जो है उसमें कमी आएगी। साबिर साहब, आप शायद कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर? मैंने कहा बुखारी साहब खुद अपने आप को देख लें, बुखारी साहब पहले से बेहतर है और मैं भी बेहतर हूँ, आप भी बेहतर हैं, हालात हमारे तो बदले हैं, इतनी भी बुरी हालत नहीं है। ठीक है, सवाल सिर्फ ये है कि आम आदमी के हालात बदले हैं या नहीं बदले, और दुआ ये की जा सकती है कि आदमी को कम से कम रोटी सस्ती मिले और अशिया ज़रूरिया उसकी दस्तरस में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम बुखारी साहब, साबिर शाकिर साहब और मज़हर अब्बास हमारे साथ मौजूद थे। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।